नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो हम आज से सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। और जो जिसका सब्जेक्ट है एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में या किसी भी टेट में हो, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस, प्लीज़ केयरफुली आपको केवल सुनना है। जो हमने अपना ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, केवल सुनने से ही आपकी जितनी भी साइकोलॉजी है, ये कहाँ से साइकोलॉजी आई, साइकोलॉजी का मतलब क्या है और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने क्या क्या कहा, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग को बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग से कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि वाटसन व्यवहारवादी हैं, कौन व्यवहारवादी, ये बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। लेकिन आज हम जो आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट किए हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से केवल आपको सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर कुछ हमने पॉइंट क्रिएट किए हैं, आप इन पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान पॉइंट नंबर फर्स्ट है, मनोविज्ञान को शुरुआत में प्राचीन यूनान के दर्शन शास्त्र का अंग माना गया। नंबर 2 है इसी में, मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों एक साइक अथवा लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन। मतलब साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? दो, ध्यान दीजिएगा। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, साइक अथवा लोगस, जिसका अर्थ है आत्मा या मन का अध्ययन। नंबर 3 है, पहली बार साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग इटली के दार्शनिक रुडोल्फ गोल्काय ने 1540 ईस्वी में किया। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है, अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान गणितीय दर्शन शास्त्र विषयों की अपेक्षा एक नया विषय है। नंबर 5, ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि मनोविज्ञान अभी भी हमारी शैशवावस्था में ही है। नंबर 6, इसलिए जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास ने कहा है कि, देखिए हर्मन एबिंगहास ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है जबकि इसका अतीत बहुत बड़ा है। मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए समझिएगा। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा, मतलब जो इतिहास है वो बहुत छोटा है, जबकि इसका अतीत बहुत बड़ा है। नंबर 7, फिर भी हम मनोवैज्ञानिक के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। तो देखिए जितने भी हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं, राइट किए हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हैं। तो आप लोगों को केवल सुनना है बस। तो चलिए अब देखते हैं, विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो चलिए नेक्स्ट, विद्वानों ने मनोविज्ञान के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है, देखिए क्या क्या कहा, आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। फिर सेकंड है मन का विज्ञान, थर्ड है चेतना का विज्ञान और फोर्थ है व्यवहार का विज्ञान। मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का बना, फिर मन का, फिर चेतना का और व्यवहार का। आज व्यवहार का चल रहा है। तो चलिए फर्स्ट पर डिस्कस करते हैं, आत्मा का विज्ञान। प्राचीन यूनान में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता था। यूनान में आदर्शवाद चरम पर था। आदर्शवाद में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति थी। इसके लिए आत्मा की शुद्धता जरूरी थी तथा इसीलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ध्यान दीजिएगा, किसने कहा
कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु, अरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात आदि ने को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक माना गया और यह विचारधारा 16वीं शताब्दी तक चली। ध्यान दीजिएगा, आत्मा का जो विज्ञान है ये विचारधारा किसकी थी? अरस्तु, प्लेटो और सुकरात की थी। और ये कब तक विचारधारा चली थी? 16वीं शताब्दी तक चली थी। चलिए नेक्स्ट, मन का विज्ञान। सेकंड क्या है? मन का विज्ञान। आत्मा से अब आया मन, तो देखिएगा किसने कहा मन का विज्ञान, तो देखिएगा इस पॉइंट पर हम देखते हैं 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान ने फिर से अपना चेहरा बदला और यह मन का विज्ञान बन गया। देखिए 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी के जैसा ही अंत आया वैसे ही उसने अपना फिर से चेहरा, रूप बदल लिया। नहीं कहते रूप है बदल लेते, और रूप बदलने पर वो अब क्या बन गया? मन का विज्ञान बन गया। सेकंड नंबर इसी में है, इटली के कंपोनोजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा, क्योंकि उनका मानना था कि आत्मा शब्द को मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करना एक कठिन कार्य था। उनका भी बिल्कुल कहना सही है कि अरे आत्मा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं भाई, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक चली तथा रूसो, लॉक और हॉब्स, इमैनुअल कांट आदि इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। तो देखिएगा किसने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है? रूसो ने कहा, लॉक ने कहा, हॉब्स ने कहा, इमैनुअल कांट ने कहा, है ना। और ये कब तक चली? 19वीं सदी के अंत तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट, चेतना का विज्ञान। लो अब मन से किस में आ गए अपन? चेतना का डिस्कस करेंगे। मन क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, डिस्कस करेंगे। चेतना का विज्ञान फर्स्ट इस पे है, 19वीं सदी के अंत तक एक बार फिर से मनोविज्ञान का रूप बदला। 19वीं सदी तक वो क्या था? मन था। फिर उसके अंत आया और उसका रूप बदला और यह मन से चेतना का विज्ञान बन गया। वाह, मन से चेतना का विज्ञान बन गया। सेकंड है इसी में, 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करने वाले जर्मनी के विल्हेम वुंट ने मन को स्पष्ट करते हुए अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। मतलब सॉरी, इसमें मन कहाँ में बाय मिस्टेक हो गया है। विल्हेम वुंट ने चेतना को स्पष्ट करते हुए अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया। वुंट मानते थे कि मानव की हर अनुभव का आधार उसकी चेतना है। अरे चेतना क्या? चेतना का मतलब जो हम जागृत अवस्था, अब थोड़ा चेतना पर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज चेतना है क्या? चेतना का मतलब होता है कि जैसे ही हम कोई भी अपना कार्य करते हैं जागृत अवस्था पर करते हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करें और हमें याद रहे हो कि हमने ये कार्य किया है। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने, हमारे पास की है, एक बाइक की की है और हमने इस की को किसी अलमारी में रख दी है, तो हमें याद है कि हमने उस की को किस अलमारी में रख दिया। मतलब जागृत अवस्था में हमने उसको वहाँ रखा, तो ये चेतन है, चेतन। बट ये भी तो चेतन अंदर ही रहता है ना, बाहर नहीं रहता। देखिए तो कहाँ थे हम? प्रयोगशाला में चेतना का अध्ययन पर जोर दिया। थर्ड इसमें, वुंट मानते थे कि मानव की हर अनुभव का आधार उसकी चेतना है, इसलिए मनोविज्ञान की चेतना पर जोर दिया। वुंट के अलावा मनोविज्ञान विलियम जेम्स ने, अब ले वुंट ने तो ये कहा, फिर इसके बाद आ गए विलियम जेम्स भी आ गए, चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया। ले अब विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि अरे ये गलत है, चेतना चेतना आप किए जा रहे हैं। अरे चेतना, चेतना के कार्यों पर फोकस कीजिए ना। अब विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि सर, विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया। चेतना 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 क्या कर रहे हैं सर? चेतना के कार्यों पर ध्यान दीजिए। तो तथा उन्होंने भी मनोविज्ञान का चेतना माना।
चेतना का विज्ञान माना। तो देखिए विलियम वुंड ने चेतना के बारे में बताया, लेकिन चेतना के कार्यों के बारे में किसने बताया? विलियम जेम्स ने बताया। तो यहीं से अगर क्वेश्चन बनता है, बहुत देखिए बहुत ही डीप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा, बस सुनिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट, आ गया व्यवहार का विज्ञान, जो कि आज अभी भी चल रहा है। तो देखिए, आत्मा से मन, मन से चेतना, अब चेतना से आ गया व्यवहार। तो नंबर से फर्स्ट है 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेवी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। अगर क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद की नींव सबसे पहले किसने रखी, तो 1913 में प्रोफेसर जेवी वाटसन ने रखी थी। सेकंड है इसी पे, वाटसन ने कहा जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो चेतना के अध्ययन का क्या मतलब। बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, चेतना क्या, चेतना तो अंदर रहती है ना, जागृत अवस्था में रहती है, हमें याद रहता है कि हमने ये क्या किया, बट चेतना थोड़ी ना दिखाई देती है कि अब उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या है। तो उन्होंने ठीक कहा कि उन्होंने क्या कहा, कितना अच्छा, वाटसन ने कितना अच्छा कहा कि वाटसन ने कहा जब चेतना दिखाई ही नहीं देती है तो चेतना के अध्ययन का क्या मानना, मतलब क्या मीनिंग है यार। इसलिए उन्होंने मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान मानने से मना कर दिया। मतलब, और थर्ड है इसी पर, वाटसन मानते थे कि मानव का बाहरी व्यवहार देखा या अवलोकित किया जा सकता है, इसलिए मनोविज्ञान बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, चेतना का अध्ययन ना करना चाहिए, ना आत्मा करना चाहिए। अरे जो दिखाई ही नहीं देता, जिसे अवलोकित ही नहीं कर सकते, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे हम लोग। सिंपल सी बात, कितनी बड़ी बात कर दी वाटसन ने। नंबर 4 है, वाटसन के प्रभाव के कारण ही मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना, तथा स्किनर, देखिए व्यवहारवादी कौन थे, सबसे पहले तो वाटसन ही थे, लेकिन उस समर्थक कौन, साथ किसने दिया, स्किनर थे, पावलाव भी थे, थर्नडाइक आदि को इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक मानते हैं। तो देखिए, अगर आता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कभी कोई कहता है कि सर वाटसन व्यवहारवादी थे, अरे पावलोव व्यवहारवादी वो भी थे, थर्नडाइक भी थे, स्किनर भी थे। देखिए, बहुत बड़ी बात कर दी वाटसन साहब ने, और आज भी मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही है और जो चल रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सोचा जाए ना तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वाटसन साहब, जेबी वाटसन साहब ना होते ना, तो आज मनोविज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसको व्यवहार, उसके व्यवहार और उसको अवलोकित कर ही नहीं सकते थे। अरे चेतना में लिए कहाँ तक घूमते रहते भाई, जब वो एक्चुअल में दिखाई ही नहीं देगा तो क्या हमारा मनोविज्ञान, क्या, तो हम तो ये कहेंगे कि अस्तित्व ही खत्म रहता। लेकिन वाटसन, जेबी वाटसन ने कितना बड़ी बात कह करके आज इस साइकोलॉजी को जिंदा रखा और आगे बढ़ा। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। आप लोग एक बार सुनिएगा, जितनी भी थ्योरी है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।